हिंद, जय भारत। मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन के समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां क्रिमिनल्स को रेवड़ियों की तरह टिकटें बांटी जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, और कोई नहीं जान रहा था कि वो कौन है, क्या कर रहा है, वो कैसा व्यक्ति है, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। एक ऐसी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, एक ऐसी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि अब ट्विटर पे, मतलब अपने साइट पे ही नहीं, ट्विटर पे भी लोग डालना शुरू कर दिए हैं कि हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट है और उसके ये रिकॉर्ड है। कल मैं देख रही थी कि आजम खान के सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, उनकी पत्नी के भी, उनके बेटे के भी, और भी कई पार्टियां डाल रही हैं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है और आपको थैंक्सफुल होना चाहिए अश्विनी उपाध्याय जी का, जो इस तरह की चीजें, पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें जो है वो लेकर पहुंच जाते हैं जहां भी गड़बड़ी देखते हैं। हालांकि ये नाहिद से, मेरे ख्याल से नाहिद ने आपको जगाया, हाँ, और नाहिद ने जगाया और उसके बाद हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड जो है आपके सामने आया है। तो क्या कुछ है और इसकी कितनी जरूरत है, ये बताएंगे खुद अश्विनी उपाध्याय जी न्यूज अड्डा पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पे। बताइए कि ये जो हुआ उसके लिए कुछ नोटिस भी इशू हुई, या ऐसे ही लोग डर के मारे करना शुरू कर दिए एक पीआईएल के नाम पे? नहीं, हमारे पीआईएल पे 2018 में जजमेंट आ चुका था। अच्छा। 25 सितंबर 2018 को, जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उसमें दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। पहली बात तो ये कहा था कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए। दूसरा डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिया था कि आप सुनिश्चित करिए कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी जन्मपत्री, आपराधिक जन्मपत्री, उसको पार्टी के वेबसाइट पे, पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल पे और एक अखबार में, ये 5 जगह पब्लिश करें। लेकिन 2018 के बावजूद, जजमेंट के बाद भी वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया नहीं और इलेक्शन कमीशन भी उसको बहुत सीरियसली लिया नहीं। हम दोबारा कंटेम्प्ट में गए, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया। तो फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और ये बोला कि जो लोग हमारे जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी पब्लिश नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। अच्छा। इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी दे दिया कि तुम हमें बताओ ये जो चुनाव लड़ने वाले हैं ये हमारे जजमेंट को कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करो। अच्छा। हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में ही दलील दिया था कि कितने लोग पीआईएल फाइल करेंगे और कितने लोग ऐसे आते जाएंगे, फिर बहुत भीड़ हो जाएगी। अच्छा ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ही मॉनिटर करे कि कौन पब्लिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन बताए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दे दिया। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कहा ना सफेद हाथी बना हुआ है, कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर हमने अभी दोबारा फिर से पीआईएल फाइल किया कि नाहिद हसन, आपने सही कहा, नाहिद हसन को जब टिकट मिला तो मैंने 48 घंटे का इंतजार किया। जो जजमेंट लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि 48 घंटे के अंदर 5 जगह पब्लिश करना है। टिकट देते ही, टिकट पार्टी जब डिक्लेयर करेगी 48 आवर्स में पूरा उसकी आपराधिक जन्मपत्री फेसबुक पे डालेगी, वेबसाइट पे डालेगी, ट्विटर पे डालेगी, एक न्यूज चैनल, एक अखबार। अच्छा। तो अखबार, न्यूज चैनल, हमने कहा चलो नहीं लाओ इनका हमने समाजवादी पार्टी की वेबसाइट देखा, वहां नाहिद हसन कोई डिटेल नहीं था। फेसबुक पेज देखा, कोई डिटेल नहीं था। ट्विटर पे कोई डिटेल नहीं था। तब मैंने यहाँ पे पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद उसको मैंने मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गया और जब उस इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ गया, हमने यही मांग किया कि हमने कहा इतने के बावजूद अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही हैं तो अब इलेक्शन कमीशन इनका जो है पार्टी का जो है वो डी रजिस्टर करे, मान्यता रद्द करे और इनका सिंबल सीज करे, यही तरीका है। और इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। अब उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां 48 आवर्स के अंदर जिसको भी टिकट दे रही हैं उसका डिटेल पब्लिश कर रही हैं। अच्छा, न्यूज चैनल में कर रही है कि नहीं कर रही है, न्यूज पेपर में कर रही नहीं कर रही, ये मुझे भी वेरीफाई करना है। लेकिन ट्विटर, वेबसाइट और फेसबुक पे तो कर रही है। अच्छा, चलिए आजकल ट्विटर और वेबसाइट से लोग ले लेते हैं, तो न्यूज चैनल भी आजकल खबरें भी वहीं से उठाते हैं जो सरकारें ट्विटर पे डालती हैं, तो वहां से ले ही लेंगे। लेकिन एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि जो डिटेल डालनी है, आखिर आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, या वो सजा याफ्ता हो, या किसी ने सिर्फ एफआईआर की हो, वही हो, मतलब कुछ क्या पैरामीटर है ये? देखिए, हमने जो पीआईएल फाइल किया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि आप कानून बनाओ, उसमें हमने ये कहा था कि
क्रिमिनल सिस्टम में 5 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है कि हमने आपके खिलाफ एक कंप्लेन दे दिया, इसको कहते हैं कंप्लेन करना। पुलिस उस कंप्लेन को जांचती है, परखती है, जांचने परखने के बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट करती है। ये दूसरी स्टेज हो गई। एफआईआर कन्वर्ट होता है, उसके बाद एक आईओ अपॉइंट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट बनाता है। ये तीसरी स्टेज हो गई। चौथी स्टेज होती है चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट में, तो कोर्ट में उस पर बहस होती है। और कोर्ट में बहस का मतलब जज अपना माइंड अप्लाई करता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद ये देखता है कि जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है ये सही है, गलत है, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं है, ये होता है। हमने जो मांग किया था कि जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, यानी जब जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लिया है, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्जशीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब जज ने सुनवाई कर लिया, दोनों पक्षों को दलीलें सुन लिया, एक ऑर्डर पास कर दिया, चार्जेस फ्रेम हो गए, तो कम से कम जहां गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो जाए, चोरी, लूट, झपटमारी, डकैती, काला धन, बेनामी संपत्ति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ऐसे मतलब ऐसे अपराध जिसमें 5 साल से अधिक सजा हो सकती है, ऐसे मामले में जहां चार्जेस फ्रेम हो गया है, उनको रोकने के लिए कानून बनाए। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है। दूसरा, जो पब्लिश करना है वो सब कुछ करना है। उसमें तो आपको एफआईआर का नंबर डालना है, अच्छा, एफआईआर किस स्टेज में है, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ ये बताना है। और हमने ये भी अपनी मांग किया था, हमने कहा ये धारा बताएंगे तो लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी बता दो 375, 376 लोग समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको रेप नहीं लिखोगे आप। तो हमने ये कहा है कि केवल ये जो पब्लिश कर रहे हैं तो केवल सेक्शन ना पब्लिश करें, बल्कि उसका डिस्क्रिप्शन पब्लिश करें, जिससे आम जन उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये अपराध है क्या। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। और हर चीज पे तो अश्विनी उपाध्याय या कोई इस तरह का व्यक्ति नजर रखेगा नहीं। आपके आसपास भी अगर कोई विधायक, कोई सांसद खड़ा हो रहा है और आपको लगता है कि इसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन है और इस समाज के लिए अगर ये चुनकर आता है तो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है या आपके लिए घातक हो सकता है, तो आपको भी इसको लेकर के संजीदा होने की जरूरत है। पहुंचिए इलेक्शन कमीशन या कोर्ट और एकदम से उसके खिलाफ अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवाइए। और जैसे आज आने लगे चिट्ठी पत्री जो है, पूरा जो जन्म पत्री है वो आपके सामने खुलकर आने लगे हैं और भी आने लगेंगे। जो संजीदा होना है, सजग होना है और जागना है वो जनता को भी है, क्योंकि नेता चुनने का अधिकार आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।